एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। आज मैं आपको बताना चाहता हूं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। बिकॉज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, नेचर उसका, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल। हेनरी का जो 14 प्रिंसिपल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाम में आपका ये 14 प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेटली हर एग्जाम में आता ही है, तो इसलिए आप इसके लिए रेडी हो जाइए। आइए हम लोग बात करते हैं हेनरी फेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हेनरी के जो है बॉर्न कब हुए थे, हेनरी कौन थे और इनका प्रोफेशन क्या था। तो ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, ऑथर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इनकी पैदाइश और इनका डेट ऑफ डेथ जो है वो दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको देख लें। नवंबर 1925 में, नेशनलिटी ये फ्रेंच थे इनके, और ये एक इनका जो बायोग्राफी है वो इस तरह से है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लें, ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। लेकिन इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 14 प्रिंसिपल है। इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिया है, इस 14 प्रिंसिपल के आधार पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करवा रहे हैं, अपने मैनेजमेंट को बेहतर बना रहे हैं। तो क्या है 14 प्रिंसिपल और इस 14 प्रिंसिपल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को क्या क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बात आता है डिवीजन ऑफ वर्क। आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल। हो सकता है 4 प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है 14 प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए, लेकिन आपको पूरा 14 पता होना चाहिए। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव और स्पिरिट, डीक्रॉप्स टीम स्पिरिट। ये जो 14 प्रिंसिपल है उसको हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क के साथ। डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी का यह मानना है कि काम का जो बंटवारा है वो प्रॉपर होना चाहिए और साथ ही साथ राइट पर्सन राइट जॉब भी होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति एक काम को कई सालों से करते हुए आ रहा है तो वो काम करने में वो महारत हासिल रखता है और वो अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति कोई 4 अलग अलग काम करता है तो उसका जो स्किल होगा पहले वाले पर्सन के स्किल के जैसे बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कहना है ब्रेकिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। व्हेन अ पर्सन फोकस ऑन वन टास्क दे बिकम मोर स्किल एट इट। जो मैंने आपको बताया ना कि एक व्यक्ति अगर लगातार कोई एक काम कर रहा तो उसका स्किल उस काम में ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एग्जांपल इन अ फैक्ट्री वन वर्कर असेंबल पार्ट व्हाइल अनदर पेंट देम। ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी किसको बोलते हैं? अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक पावर मिल जाना कि मैनेजर अगर हम हैं तो हमने किसी को बोला कि आपको ये सारा काम करना है। ठीक है, अब वो काम करने के बाद वो क्या काम करता है उसके बारे में जाकर के जायजा लेना, देखना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरा प्रिंसिपल किसका है? हेनरी का है। ठीक है, मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर, अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड। बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों जो है एक दूसरे के साथ चलता है। अ टीम लीडर असाइन टास्क एंड एंश्योर दे आर फिनिश ऑन टाइम। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट जो है हेनरी का मानना है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब वर्कर का टाइम पे आना, टाइम पे जाना, प्रॉपर टाइम पे सारा काम को कंप्लीट करना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, कोऑर्डिनेशन होना सभी के बीच में। तो ये मानना है हेनरी का थर्ड नंबर पे कि डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स एंड शो रिस्पेक्ट इन द वर्क प्लेस। Good discipline ensure smooth functioning. Worker arriving on time every day, so discipline. ठीक है, थर्ड नंबर में unity of command. An employee should get order from only one boss. This avoid confusion and conflict. अगर कोई एक आदमी
आपको कोई काम करने के लिए बोलता है तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन का कोई मामला नहीं होता। आप आसानी के साथ, किसी ने आपको बताया कि आपको ये काम करना है, कर दीजिए। लेकिन अगर 4 लोग मिलकर के आपको डायरेक्शन दे रहा तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अ कैशियर रिपोर्ट ओनली द स्टोर मैनेजर, नॉट मल्टीपल सुपरवाइजर। थर्ड नंबर पे बात आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल एम्प्लॉय वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल शुड फॉलो वन प्लान। एक प्लान होता है, एक ही प्लान में सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और गोल को पूरा करने में सारे का योगदान होता है। दिस इंश्योर फोकस एंड कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल, ऑल स्टाफ इन अ मार्केटिंग कैंपेन फॉलो वन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। अगर कहीं पे एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी बनाया गया तो सारे स्टाफ उसी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द कंपनी इंटरेस्ट शुड कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। एम्प्लॉइज मस्ट प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना तो उसको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी किस चीज पे इंटरेस्ट रखती है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का टारगेट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ओके। एन एम्प्लॉय स्टे लेट टू हेल्प फिनिश अ टीम प्रोजेक्ट इंस्टीड ऑफ लीविंग अर्ली फॉर अ पर्सनल प्लान, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन। देखिए, हेनरी ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सभी के बारे में सोचते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, अगर इनका बताया हुआ प्रिंसिपल को कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को दिन दुगनी और चार चौगुनी होने लग जाती है। जैसे कि रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का एक्चुअल मतलब होता है सैलरी, वेजेस। अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप उसको फेयर वेजेस, फेयर सैलरी देंगे ना। अगर आप उसको फेयर वेजेस, फेयर सैलरी देते हैं, मतलब मुनासिब वेजेस, मुनासिब सैलरी देते हैं, तो आपके यहाँ प्रॉपर काम करेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा, काम नहीं करेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि एम्प्लॉय शुड गेट फेयर पे फॉर देयर वर्क। This keep them motivate and satisfy. A salesperson gets salary plus bonus for meeting sales target. अगर वो सेल्स टारगेट से ज्यादा काम करता है तो हम उसको बोनस दीजिए, बोनस देंगे आपके लिए। वो और कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा हम सेल करें, हमको अपना फायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग कैन बी concentrate at top or shared with lower level depending on the situation. The right balance is important. Example, in a small shop the owner decide everything. In a big company manager also make decision. तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी लेवल पे मैनेजमेंट बनाया जाता है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लो। ऊपर से नीचे आया, मिडिल का इन्फॉर्मेशन आया, मिडिल से लो में आया। लो वाला क्या किया आपने, प्लेटफॉर्म एरिया पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया कि आप इस तरह से काम कीजिए, ठीक है। ये बड़े कंपनी में होता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने ये बात बताया कि छोटे कंपनी में ऐसा नहीं होता है। वो जो ओनर होता है ना, क्योंकि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़े हैं कि जहां पे अकेला मालिक होता है वही कंपनी का मालिक भी होता है और वही कंपनी का मैनेजर भी होता है। बट अगर हम बात करें बड़ी कंपनी का तो कंपनी का मैनेजर, मालिक अलग अलग लोग होते हैं। तो मैनेजर भी कंपनी में डिसीजन दे सकता है। बात समझ गया ना। नेक्स्ट क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन, देयर शुड बी अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। दिस हेल्प इन स्मूथ कम्युनिकेशन। एग्जांपल, एन इंटर्न रिपोर्ट टू सुपरवाइजर हु रिपोर्ट टू द मैनेजर एंड मैनेजर हु रिपोर्ट टू द डायरेक्टर। यानी कि आपको सबसे पहले ऊपर में आपके टॉप में कौन बैठे हैं भाई, डायरेक्टर। उसके नीचे में कौन है भाई, मैनेजर, है ना। और उसके नीचे में कौन है भाई, तो आपने बोला सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर ने इनको रिपोर्ट दिया, ये इनको रिपोर्ट दिया। तो यही तो कहलाता है आपका स्केलर चेन। बस समझना गया कि डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वर्कर जाकर डायरेक्ट बोल रहा है किनको, डायरेक्टर को। नहीं, यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं जा सकता है। बात समझना रही ना। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे चला जाएगा। इसी को बोला जाता है स्केलर चेन। नेक्स्ट, ऑर्डर की बात करते हैं। People and materials should be in the right place at the right time. This ensure smooth operation, ठीक है। यानी कि जहां पे जो पर्सन की जरूरत है, जहां पे जो मटेरियल्स की जरूरत है, आप उस पर्सन को और उस मटेरियल को वहां पे एट अ टाइम पहुंचाइए, ठीक है। इक्विटी, मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉय फेयर, रिस्पेक्टफुली। इक्वालिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी।
यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, छोटे हो या बड़े, जूनियर हो या सीनियर, सबको आपको एक बराबर समझ के काम करना है, इक्वालिटी समझना है, मोटिवेट करना है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को कुछ निगाह से देखेंगे, किसी एम्प्लॉय को कुछ निगाह से देखेंगे, तो वहां पे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बात आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे लंबे समय तक रखा जाएगा, जिससे कि वो अपना काम को और बेहतर करने की कोशिश करे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एम्प्लॉय शुड हैव जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, frequent turnover harm productivity, worker stay in the same department for year and gain experience. Okay, initiative, next point, employee should be encouraged to share ideas and take action, this increases creativity एंड कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब है, अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर आपको कोई आइडिया देता है, कुछ नई चीजें बताता है, तो आप उसको ले और अगर उसका आइडिया बेहतर हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें। उससे एक फायदा ये होगा कि आपका जो एम्प्लॉय होगा वो मोटिवेट होगा और वो ये समझे कि हमारी बातों को भी रखा जाता है। बात समझ में आ गई? अगर उसका अच्छा आइडिया तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, आपको फायदा होगा, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है इनिशिएटिव में। नेक्स्ट पॉइंट जो है और लास्ट पॉइंट है स्पिरिट डीक्रॉप्स टीम स्पिरिट, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं मैनेजर शुड प्रमोट टीम वर्क एंड यूनिटी। मैनेजर शुड प्रमोट टीम वर्क एंड यूनिटी। मैनेजर का काम ये होना ही चाहिए कि जितने भी काम को करवाया जाए तो वो टीम वर्क हो और यूनिटी के साथ हो। गुड टाइम स्पिरिट इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड हार्मोनी। अगर आप टीम स्पिरिट अच्छा करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और दूसरे चीजों से प्रॉब्लम्स वो सॉल्व होंगी। अ मैनेजर अरेंज टीम बिल्डिंग गेम्स टू स्ट्रेंथ कोऑपरेशन एमंग एम्प्लॉय, यानी कि आपस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना, एम्प्लॉय के बीच में एक बेहतर ताल्लुकात बनाना, टीम स्पिरिट करना, टीम बिल्ड करना, ये जिम्मेदारी मैनेजर की होनी चाहिए। ये है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और वो किसका है? हेनरी का, हेनरी फेल का है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्या फीचर होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या खासियत होता है। तो देखिए, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स है जिसको आपको समझना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या खासियत होता है। लेकिन इतना सारा चीज पढ़ने के बाद हम लोगों को कंक्लूजन यही मिलता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का खासियत ये है कि जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करवाने में, मैनेजर को मैनेजमेंट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो काम को सिस्टमेटिक वे में करने लग जाते हैं, सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें है। पहला पॉइंट है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो हमारा फीचर है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज प्रॉपर स्टडी एंड फैक्ट टू डू वर्क, नॉट ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है कि प्रॉपर स्टडी करता है और उसी पे जो है काम करता है, ना कि कोई पुरानी ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं फाइंड द बेस्ट वे टू डू जॉब थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है, जिससे कि जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो एनालिसिस होता है, उसके आधार पर काम किया जाता है, ना कि ऐसा नहीं कोई किसी ने पहले कुछ सिखा दिया ओल्ड ट्रेडिशन, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये फीचर होता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। दूसरा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, एवरीवन शुड वर्क टुगेदर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और ब्लेमिंग ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वर्कर्स भी काम करेंगे, मैनेजर भी काम करेंगे, लीडर भी काम करेंगे, तो सारे लोगों का अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ करके, एक दूसरे से फाइट करके। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गई? एक दूसरे से फाइट नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी नहीं करना है, एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं करना। तो ये फीचर है आपका दूसरा, जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हुआ। थर्ड नंबर पे बात आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर।
ठीक है, देखिए मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे को सपोर्ट करता है और हेल्प करता है। सक्सेस कम व्हेन ऑल वर्क लाइक अ टीम नॉट अलोन। अगर पूरी टीम की तरह काम किया जाए तो सक्सेस होती है ज्यादा, ना कि अलग अलग होकर काम करने में, लड़ झगड़ के काम करने में। इस तरह से मामला को खराब किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। वर्क शुड बी डन इन अ वे दैट इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। ऐसा काम करना है जिससे कि आपका प्रोडक्शन और प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता चला जाए। तो फीचर क्या कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि ऐसा काम होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट एरिया जिससे कि आपका प्रोडक्शन और प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाता है। द गोल इज टू डू मोर वर्क विथ बेटर क्वालिटी नॉट जस्ट लिमिट द आउटपुट। जिससे क्या होता है, काम बेटर क्वालिटी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। एवरी वर्कर शुड गेट ट्रेनिंग टू इंप्रूव देयर स्किल। दिस हेल्प देम ग्रो एंड डू देयर जॉब बेटर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, तो एक फीचर में से ये भी एक फीचर है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। जिस तरह से हम लोग वर्कर्स को काम करवाते हैं उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते हैं, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देना साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये फीचर है। जिससे क्या होता है कि वर्कर के अंदर में काम करने की क्वालिटी, क्षमता, एबिलिटी, ये सारा कुछ ऊपर चला जाता है, बेहतर हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे कि वो वर्कर्स के लिए भी बेहतर होता है और साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो ये एक फीचर है। नेक्स्ट आपका है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। वर्कर शुड बी चूज्ड थ्रू टेस्ट एंड इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, देन दे शुड बी ट्रेन्ड साइंटिफिकली फॉर द जॉब। कोई भी वर्कर्स का अगर आप सिलेक्शन करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर में से एक ये भी फीचर है, कोई भी वर्कर्स का आप सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद उसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ऐसा नहीं डायरेक्ट काम कर लेते, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, देन उसका काम कराया जाता है। तो ये एक फीचर है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। द टूल मेथड एंड टाइम used for work should be the same for everyone. This bring consistency and improve efficiency. यानी कि टूल्स, मेथड और टाइम सभी के लिए सेम होना चाहिए, जिससे कि कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है और साथ साथ उसकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। क्लियर? आगे चले बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, यूज ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज। इसको हम लोग तो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हल्का सा आप समझ लीजिए। टाइम एंड मोशन स्टडीज हेल्प फाइंड द बेस्ट वे टू डू अ टास्क इन लेस टाइम। टाइम और मोशन स्टडीज जो है वो किस चीज की मदद करता है हम लोगों का, कि कम समय में बेहतर काम को अंजाम दिया जा सके। इट रिमूव वेस्टफुल स्टेप एंड मेक वर्क फास्टर एंड इजियर। और ये किसको दूर करता है, जो वर्क वेस्टफुल स्टेप होता है, ऐसा काम होता है जिससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको दूर करता है और साथ साथ क्या करता है, फास्टर जो है काम को हमारा बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा टॉपिक था आज का। ये टॉपिक हम लोग इतना ही रखते हैं लेक्चर 2 में। जब हम लोग लेक्चर 3 में जाएंगे तो FW टेलर के बारे में पढ़ेंगे। इस बीच में अगर कोई डाउट्स, प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप कमेंट में हमें बताएं, आपको बेसिक से एडवांस तक क्लियर बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।